मैं ये आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन कैसे होता है। सो सिलेक्शन जो है वो इस चीज़ के ऊपर होता है कि क्या आप काम कर सकते हो जिस काम के लिए आपको लिया जा रहा है और क्या आप वो काम करना चाहते हो? सिर्फ़ यही 2 चीज़ के ऊपर सिलेक्शन होता है। अ, उसके बाद एटीट्यूड और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे हम अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सो जब आपके सामने कोई बैठा है और बात कर रहा है, तो आपने उससे कोई भी सवाल पूछा तो वो उस सवाल का कितनी कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा है। जैसे मान लीजिए हमको किसी को मशीन लर्निंग के लिए हायर करना है। अभी अगर मेरे को मशीन लर्निंग के लिए कोई लेना है, तो आप ये मान के चलो कि अगर मैंने उस आदमी को मशीन लर्निंग करने के लिए छोड़ दिया ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, तो क्या वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? और कभी भी इस चक्कर में नहीं आना चाहिए कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश में बात करनी है और इंग्लिश में ही बात करनी है। मैंने देखा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस प्रेशर में रहते हैं, भले ही टेक्निकली वो बहुत अच्छे हों या अपने काम में बहुत अच्छे हों, पर वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। Hello everyone, I'm Swati and welcome to another Talk with Industry Expert podcast by Industries Helping Hands. This podcast is special because of our very special guest, Mr. Harjeet Khanduja sir, Senior Vice President Human Resource at Reliance Jio. He is a veteran HR leader with more than 25 years of experience and has worked with the great business houses of India like Tata's, Reliance and Piramal Group as an HR leader. But his introduction not only stops here. Along with the HR leader, he is an international poet, author, speaker, inventor, influencer. He is also the guest faculty at IIM Ahmedabad and he is also known as the RK Lakshman of the business. He is an international poet as well and has been featured in the TV shows at Sub TV. All his books are the bestseller at Amazon. He is a dynamic personality with expertise in the wide range of subjects. We are grateful that he is joining with us on today's podcast. ये पॉडकास्ट इसलिए भी खास है क्योंकि अक्सर जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं जिसमें से एक सवाल होता है कि आखिर इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता होगा। ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड की तरह है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल हम तक आते थे जैसे कि इंटरव्यूज में क्या सिर्फ इंग्लिश में ही जवाब देना होगा, क्या हम हिंदी लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों के ये भी सवाल होते थे कि हम नॉन आईटी डोमेन से बिलोंग करते हैं तो क्या अब आईटी फील्ड में जा सकते हैं। कुछ लोगों के ये भी सवाल होते थे कि करियर गैप हो चुका है या एज ज्यादा है तो अब भी हम क्या आईटी फील्ड में डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट जैसे जॉब रोल्स में जा सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खुद एचआर लीडर हरजीत सर हैं जिनका ये मानना है कि भारत में टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत सुनहरा है, बस जरूरत है तो खुद को अपस्किल करने की। कभी कभी ना अपनों से बड़ों की बातों को सुन लेना ठीक ऐसा है जैसे बहुत सारी किताबों को एक साथ पढ़ लेना। और आज का ये पॉडकास्ट भी ठीक इसी तरीके से है जहां खुद एक एचआर लीडर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं आपके इंटरव्यूज के रिगार्डिंग। So let's just start the conversation with Harjeet sir. Hello sir and welcome to the podcast. We are very grateful that instead of having a busy schedule, you have joined today and you are ready to guide our learners community across India, and your dedication to help others and especially guiding the students is truly inspiring. Once again sir, a very warm welcome to you on our platform. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और ये आपने बहुत अच्छा थॉट लिया है। इस थॉट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसी हिम्मत नहीं होती है कि अपना मतलब मल्टीनेशनल में आप काम कर रहे थे, मल्टीनेशनल में काम करना छोड़ के और इस तरीके से समाज सेवा करना ये छोटी बात नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ। आप ये सोच रहे हो कि मैंने अपना टाइम दिया, मैं सोच रहा हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप ये जो काम कर रहे हो ये बहुत अच्छा है। मैं जुड़ना चाहता हूँ इससे और जिस भी तरीके से मैं मदद कर सकूँ आपकी और उन स्टूडेंट्स की जिनको आप पढ़ा रहे हो, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे को ये बहुत फुलफिलिंग लगता है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। So my first question is that sir, today it's a digital age. So what kind of skills right now is required to get a job so that all the learners who are watching us can understand these things and start preparing for their career? आपने किस एरिया में पढ़ाई की है उससे फर्क पड़ता है, किस एरिया में आपकी रुचि है, आप क्या करना चाहते हो। एक ये होता है कि देखो मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है,
बात करना अच्छा लगता है तो पीपल फेसिंग रोल्स में जा सकते हो। मेरे को सोचना अच्छा लगता है, मैं कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, तो आप एनालिटिकल रोल्स में जा सकते हो। अगर आपको मार्केट की समझ है और उसके बाद आप या क्या है ना, आपको चीजें बनाना अच्छा लगता है तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हो, क्रिएटिव काम। एक ये है कि मैं अप्लाई नहीं कर पाता हूँ अपने आप को, पर यह है कि अगर कोई मेरे को बता दे क्या करना है तो मैं कर लेता हूँ, तो आप ऑपरेशंस में जा सकते हो। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप काम करना शुरू करो और पहचानो कि आपकी इम्पॉर्टेंट स्किल कौन सी है। सो जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि अच्छा मेरी ये स्किल है, तो फिर आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम खोज सकते हो और कॉन्फिडेंटली ये बता सकते हो मेरे को ये चीज आती है। हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि देखो, आपको काम देने के लिए कॉर्पोरेट की जरूरत नहीं है, स्किल की जरूरत है। जैसे उबर करके एक कंपनी है, आप लोगों ने सुना होगा। उबर क्या करती है, आपको अपॉर्चुनिटी देती है। वो कहती है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप मेरे यहाँ ऑपरेशंस में ज्वाइन करो और आप मेरे यहाँ ड्राइवर बन जाओ, तो जितना आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। दिस इज अ प्योरली स्किल बेस्ड जॉब, कि आपकी ड्राइविंग की स्किल है, आपको आती है, आप उनके यहाँ ऑपरेशंस में काम कर सकते हो। पर ये अकेली स्किल नहीं है उबर का। हाँ, मैं वही सेम चीज समझा रहा था कि किस तरीके से सपोज उबर है, तो उबर में ऑपरेशंस का काम है। अगर आपके पास ड्राइविंग की स्किल है, आप उबर का ऑपरेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उबर का प्रोडक्ट क्या है? उबर का प्रोडक्ट ड्राइविंग नहीं है। उबर का जो प्रोडक्ट है वो उनका ऐप है। तो अगर आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट में रुचि है, तो आप उबर के प्रोडक्ट में कैसे उबर के ऐप की कोडिंग करते हैं, किस तरीके से, क्या फीचर्स चाहिए, ड्राइवर्स किस चीज पे स्ट्रगल करते हैं और कस्टमर्स किस चीज पे स्ट्रगल करते हैं, उसका यूजर यूआई क्या होगा, उसका यूजर इंटरफेस और उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, तो वो जो चीज डिजाइन करने का काम है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला काम है जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आप किस तरीके से मार्केटिंग करते हो, कि आप जैसे उबर एज अ प्रोडक्ट आया था, तो उन्होंने उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखी थी कि उसको बहुत सिंपल करेंगे, ताकि कोई भी, चाहे मेरा सप्लायर ज्वाइन करना चाहता हो, जो मेरा ड्राइवर है वो ज्वाइन करना चाहता हो तो वो भी इजीली ज्वाइन कर ले, और कस्टमर ज्वाइन करना चाहता हो तो वो भी बहुत इजीली ज्वाइन कर ले। उसके बाद उबर की कस्टमर सर्विस है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने ऐप के ही अंदर इनबिल्ट करके रखी है फॉर कस्टमर्स। वो आपसे रेटिंग मांगते हैं। अगर आपका पेमेंट एक्स्ट्रा हो गया है या ड्राइवर ने आपके साथ ठीक से बात नहीं किया, तो आप वो सारी कंप्लेंट्स लिख सकते हो। और पीछे से उन्होंने अपना जो कस्टमर सर्विस का काम है वो काफी ऑप्टिमाइज किया है टेक्नोलॉजी की मदद से। पर उनके ड्राइवर्स जो हैं, अभी अगर उनको कोई परेशानी होती है तो उनका एक कॉन्टैक्ट सेंटर है। आप उनके कॉन्टैक्ट सेंटर में काम कर सकते हो, जहाँ पे वो फोन करके अगर किसी ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम आ रही है या वो डीमोटिवेटेड है, तो उन लोगों से बात करके उनको मोटिवेट करना। तो यहाँ पे उन्होंने एचआर का काम और कस्टमर सर्विस का काम थोड़ा सा मिक्स कर दिया। सो ऐसे ही उनके पास एक एचआर का डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। सो कोई भी कंपनी, चाहे न्यू एज कंपनी हो चाहे ओल्ड एज कंपनी हो, मैंने उबर का एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आप आराम से रिलेट कर पाओ कि किस तरीके का काम है। सो आपके पास कौन सी स्किल है और आप क्या करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को किधर जाना है। अभी स्किल बिल्ड कैसे करनी है, तो जैसे आप बात कर रहे थे कि हम सिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर स्किल, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी को हायर करती है तो इसीलिए हायर करती है कि आप कस्टमर्स की कैसे हेल्प कर पाओगे। चाहे आप ऑपरेशंस के थ्रू करो, चाहे आप प्रोडक्ट डिजाइन करके करो, चाहे सेल्स करके करो, चाहे मार्केटिंग करके करो, चाहे कस्टमर सर्विस करके करो, आप क्या करना चाहते हो और क्या आप वो करने में सक्षम हो। सो ये है कि आपको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। पर जैसे मैं देखता हूँ काफी सारे मेरे पास एचआर के लोग आते हैं। सो
हम लोग क्या करते हैं ना, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो थ्योरी में पूरी पढ़ाई होती है कि अच्छा भाई रिक्रूटमेंट कैसे होता है। रिक्रूटमेंट में मैनेजर बोलता है कि हमको एक ये स्पेसिफिकेशन का आदमी चाहिए, और उसके बाद हम वो पब्लिश कर देते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, और उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो जाता है। अब एचआर वाले जो एचआर का रोल कर रहा है उसको बोलिए कि आप एक काम कीजिए, अभी जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया है, एक बार फोन उठा के कैंडिडेट से बात कीजिए। तो जहां पे दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फेलियर। जब वो फोन उठाते हैं उनको समझ में ही नहीं आता कि बोलें क्या। सो ये जो चीजें होती हैं ये बहुत फाइनर पॉइंट्स हैं। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है, कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकता है, पर बात करनी है तो जैसे आपने जब कॉल शुरू किया तो कितना कॉन्फिडेंटली कॉल शुरू किया, मतलब ये जो पॉडकास्ट शुरू किया। सो हाय व्यूअर्स, सो सेम वे आप किस तरीके से बात करोगे वो क्या होता है ना, पहली बार एक हिच होता है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। कि आपने नौकरी से सर्च किया, किसी का प्रोफाइल निकाला, उससे बात की, एक अजनबी है जिससे आप बात कर रहे हो सकता है वो फोन पटक दे, हो सकता है वो आप बोले आप क्यों मेरे को कॉल कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि काम बहुत आसान है, पर क्या आपके पास वो एप्टीट्यूड है, और क्या आपको किसी ने हाथ पकड़ के थोड़ा सा सिखाया है, वो कॉन्फिडेंस दिया है कि आपका वो मन से वो भ्रम निकल जाए, वो हिच निकल जाए कि ये कैसे होता है, और जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो उतना कोई समझाने बताने वाला हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, चाहे वो सेल्स का काम हो। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में देखो क्या होता है कि कोई भी आदमी जो सेल्स में ज्वाइन करता है तो उसका मैनेजर जो होता है वो उसको साथ में लेके जाता है, उसकी पहली सेल वो खुद कराता है। और मैं एक मैनेजर से ऐसे ही बात कर रहा था, मैंने पूछा कि आप भाई कैसे करते हो। तो बोला कि देखिए क्या है कि जो भी सेल्स में इंटरेस्टेड होता है तो सबसे पहले तो उसको एक इंश्योरेंस का एग्जाम देना होता है। तो हम उसको बोलते हैं तैयारी करो, इंश्योरेंस का एग्जाम दो। वो एग्जाम देके पास हो जाता है, फिर हम उसको बोलते हैं कि अभी आप एक काम करो, अपने जानने वालों की लिस्ट बनाओ। तो वो लिस्ट बनाता है कि ये 15 आदमी को मैं जानता हूँ, उनमें से किसी एक के यहाँ पे वो लोग जाते हैं साथ में। और वहां पे जो मैनेजर होता है वो उसको दिखाता है कि ये देखिए ये आपका लड़का बहुत अच्छा है, इसने अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है, और ये अभी इंश्योरेंस बेचना शुरू कर रहा है, और इंश्योरेंस में देखिए आपके बेनिफिट के लिए ये पॉलिसी। तो वो जो देख के समझना होता है, आप कितना भी पढ़ा लो, वो चीज हैंड होल्डिंग से ही आती है, और वो हर कंपनी के लिए थोड़ी थोड़ी अलग होती है। बट ये है कि अगर वो हिच निकल जाए, वो मति भ्रम निकल जाए कि अच्छा मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कैसे पहला स्टेप लेना है तो कैसे लेना है, उतना कराना होता है। जैसे नई नई बहू भी आती है तो उसका गृह प्रवेश कराया जाता है ना, तो वो गृह प्रवेश कराने में कि अच्छा ये चावल पे पैर मारो और उसके बाद अंदर जाओ। एक बार आप अंदर आ गए तो उसके बाद फिर आपको तकलीफ नहीं होती, फिर आप समझ जाते हो कैसे काम करना है, और उसके बाद आप अपनी स्किल को कितना इम्प्रूव करते हो, किस तरीके से अपनी स्किल्स पे काम करते हो, उसके बेसिस पे आपकी ग्रोथ होती है। बिल्कुल, इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करूंगी सर, क्योंकि हम किसी को 3 महीने 4 महीने में कोई स्किल सेट कोडिंग सिखा के या कुछ अच्छा स्किल सेट जरूर सिखा सकते हैं, लेकिन आप किसी के अंदर वो एटीट्यूड डेवलप करना वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो हम लोग अपने आसपास देख देख के सीख सकते हैं। सर, क्योंकि आप ऑलरेडी रिनाउंड पर्सनालिटी, आप एक स्पीकर हैं, पोएट हैं, तो मेरे पास एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स भी सवाल है। मैंने उस सवाल को भी अपने इस पॉडकास्ट के लिए चुन के रखा है। तो एक लर्नर ने मुझे एक सवाल भेजा है कि हाल ही में हरजीत सर की मुलाकात हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, जो कि हमेशा अक्सर बात करते हैं अबाउट द न्यू इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डीप लर्निंग की वो बातें करते हैं। तो मैम आप सर से जरूर पूछिएगा कि अगर हम इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की तरफ, जो भी नया जनरेटिव एआई आ रहा है, तो क्या ये चीजें लॉन्ग टर्म रहेगी? ऐसे में सर के क्या व्यूज हैं, ये आप जरूर पूछिएगा इस पॉडकास्ट में। ये सवाल था सर मेरे पास, तो मैं जरूर इस पे आपकी ओपिनियन चाहूंगी। देखिए डिजिटल अभी जो है वो डिजिटल अभी वे ऑफ लाइफ बन चुका है। हम लोग अभी भी जिस माध्यम से बात कर रहे हैं ये तो डिजिटल मीडियम ही है। अभी ये है कि क्या इस तरीके से बात करना मुश्किल है, क्या इस तरीके से
क्या आपको फोन कॉल लगाना आता है, वीडियो कॉल लगाना आता है? क्या आप वीडियो कॉल पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? क्या आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं? क्या आप वीडियो को उसके नीचे प्रॉपरली कैप्शन लगा सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि अच्छा वीडियो में फेस, आदमी की आंख कहाँ जाती है और उसको दिखाई कहाँ देता है? तो बैकग्राउंड कैसे रखनी होती है, लाइटिंग कैसे रखनी होती है ना? ये जो चीजें हैं, ये फिनेस वाली चीजें हैं। आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस, ये सारी फील्ड्स अभी ग्रो हो रही हैं। ग्रो क्यों हो रही हैं? क्योंकि अभी तक क्या था कि इंटरनेट को लेके जितनी ग्रोथ थी वो बहुत अच्छी ग्रोथ थी, पर आफ्टर कोविड वो एक्सपोनेंशियली बढ़ी। लोगों का बिहेवियर भी चेंज हुआ क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे थे, तो लोग और कंफर्टेबल हो गए ये सारे टूल्स के साथ कि अच्छा कैसे यूज करना है। तो उन्होंने मोबाइल यूज करना शुरू किया, जितने डिजिटल टूल्स हैं उनको यूज करना शुरू किया। अभी जैसे हम लोग अगर नॉर्मली बैठ के बात करते, तो जितनी हम लोग बात करते उतने या तो आप लिख लेते, प्रिंट कर देते, तो जो लिखा हुआ पोर्शन था वो आ जाता। अभी क्या है कि जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें इंक्लूडिंग आवर फेस एक्सप्रेशंस, इंक्लूडिंग आवर वीडियोस, इंक्लूडिंग व्हाटएवर इज बीइंग सेड ऑन द पॉडकास्ट, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और वो रिकॉर्ड होके वो डेटा बन गया। अब वो डेटा बन गया तो किसी को वो डेटा एनालाइज करना है, ये समझना है कि अच्छा ये डेटा में इनसाइट्स कैसी हैं। अभी जैसे एक पॉडकास्ट ये है, आपकी अगर सारी पॉडकास्ट इकट्ठी कर लें और उसके बाद ये पता करने की कोशिश करें कि अच्छा यहाँ से कौन कौन सी थीम्स निकली थी, अगर आप वो जानना चाहते हो तो ये पॉसिबल है। और किसी को ये बैठ के एआई के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं कि आप स्पीच से टेक्स्ट कर सकते हो और उसके बाद पूरा वीडियो एनालाइज कर सकते हो, हम लोगों के एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड कर सकते हो कि हम लोग खुशी से बात कर रहे थे या दुख में बात कर रहे थे, या सो माइक्रो एक्सप्रेशंस भी कैप्चर करके यू कैन फिगर आउट कि माहौल कैसा था, टेंस था, फॉर्मल था, इनफॉर्मल था, ये स्क्रिप्टेड थी या हम लोग अ, ऐसे ही दिल से बात कर रहे थे। उसके बाद जब आपने ये एनालिसिस की, तो ये एनालिसिस करना अभी बहुत सारे मतलब ये स्किल सेट इंडस्ट्री में स्केर्स है। इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं क्योंकि ज्यादातर कंपनीज डिजिटल हो रही हैं, वो डिजिटल मीडियम यूज कर रही हैं। ढेर सारा डेटा जनरेट हो रहा है, तो वो डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। जहां तक जनरेटिव एआई की बात है, तो जनरेटिव एआई तो और अच्छी चीज है। उन्होंने क्या किया है, वो सारा डेटा एक साथ एम्बेड करके उसको किस तरीके से प्रॉपरली यूज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, आप वो भी कर सकते हो। अभी आप सेम सिनेरियो अगर एक कंपनी पे अप्लाई करो कि कंपनी का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, अगर वो सारा एक जगह उनके एक सर्वर पे हो और उससे वो प्रॉपर इंसाइट्स निकालना चाहते हो। जैसे अभी अगर एक बिजनेस हेड मीटिंग में बैठता है और वो बोलता है कि अच्छा मुझे बैठ के फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी बनानी है, तो आप मेरे को ये बताइए कि हमारे यहाँ कितने तरीके के प्रोडक्ट्स हैं और उनके कैसे फीचर्स हैं, उसका एक रिपोर्ट बना के लाओ। तो वो रिपोर्ट बनाने में कम से कम नहीं तो 2 दिन से लेके 7 दिन तक लगते हैं। यही बहुत ही एफिशिएंट हुआ तो 1 घंटे में बना देगा। बट अगर सेम काम आप जनरेटिव एआई के थ्रू करो तो यू कैन डू इट इन हार्डली 2 मिनट्स। बट उसके लिए प्रिपरेशन बहुत लगती है। और उसके बाद आप अगर किसी को बोल दो, किसी ने पूरी एनालिसिस करके 10 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा है, उसके बाद बोलो कि अच्छा आप इसकी समरी बना के लाओ, तो जनरेटिव एआई के लिए वो हार्डली, इट इज 30 सेकेंड्स जॉब। मैनुअली उसमें 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, और उसके बाद आप बोलो नहीं अभी मेरे को ये टैबुलर फॉर्म में चाहिए, जनरेटिव एआई आपको 30 सेकेंड्स में करके देगा। आप खुद करने बैठोगे तो आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन लग जाएंगे उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में, और उसमें काफी इनर्शिया भी रहता है। सो जनरेटिव एआई एक बहुत अच्छी फील्ड है जहां पे काफी सारी चीजें आ रही हैं। इनफैक्ट यूजर एंड पे अगर आप देखें, एक तो ये जनरेटिव एआई बनाना, और अभी ज्यादातर कंपनीज थोड़े टाइम में ये करेंगी, ये बोलेंगी कि हमको अपना एक प्राइवेट सेटअप चाहिए जहां पे हम कंपनी का इस तरीके का डेटा डाल सकें, सो दैट हमको प्रॉपर इंसाइट्स मिले और हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और अच्छे से ले सकें और बहुत फास्ट ले सकें।
नाउ थिंग इज, जैसे गूगल में आपको कोई आंसर चाहिए होता है या जनरेटिव एआई में कोई आंसर चाहिए होता है, तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन ठीक पूछा तो आंसर ठीक मिलेगा, क्वेश्चन गलत पूछा तो आंसर गलत मिलेगा। और ये है कि क्वेश्चन कितना इलेबोरेट पूछा। एक आपने बोला कि टेल मी अ स्टोरी, उसने स्टोरी बता दी। फिर आपने पूछा टेल मी अ स्टोरी ऑफ अ किंग एंड अ क्वीन, तो वो किंग एंड क्वीन की स्टोरी बता दी। उसके बाद आप उस स्टोरी में क्या क्या डिटेल्स चाहते हो वो आपको उसको प्रॉम्प्ट में बताना पड़ेगा। सो इसको अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। दिस इज अ न्यू जॉब विच हैज कम इन द एआई स्पेस। अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, आईओटी डिवाइसेस हैं, उनका यूज बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एआई कमिंग इन। स्मार्ट होम्स डेवलप हो रहे हैं। तो उस एरिया में अगर आपका इंटरेस्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप अ, समझना शुरू करें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, ये डिवाइसेस कैसे बनती हैं, कैसे कनेक्ट होती हैं। जैसे अभी आप अगर बोलो ये एलेक्सा द स्विच ऑन द लाइट्स ऑफ द रूम, सो एलेक्सा आपकी कमरे की लाइट स्विच ऑन कर देता है, तो एक इंटीग्रेशन करके रखा है। अभी सेम चीज आप माइक्रोवेव के लिए कर सकते हो, सेम चीज आप रेफ्रिजरेटर के लिए कर सकते हो, अपने डोर के लिए कर सकते हो, अपने घर में आपके अगर क्लीनिंग रोबोट आपको रखना है तो क्लीनिंग रोबोट के लिए रख कर सकते हो। आप घर में स्केड्यूल कर सकते हो कब क्लीनिंग करनी है, कब लाइटिंग होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, वो ये करना भी चाहते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम है कैसे करना है। आप ये सीख सकते हो और लोगों की हेल्प कर सकते हो। सो अब वो हेल्प आप खुद का बिजनेस खड़ा करके भी कर सकते हो, या किसी कोई कंपनी जो उनकी हेल्प कर रही है उस कंपनी को ज्वाइन करके भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आप किस कॉम्प्लेक्सिटी का काम करना चाहते हो, आपने क्या सीखा है, या आप क्या सीखना चाहते हो, या आप क्या करना चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है क्या करने की। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। पर टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत सुनहरा है, और अगर आप उस एरिया में जाते हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। कंप्लीटली अग्रीड सर, टेक्नोलॉजी का भविष्य सच में बहुत सुनहरा है। जैसा कि आपने बात की अभी मशीन की लर्निंग की, हम लोग बात कर रहे हैं, रोबोट सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग एक इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे होता है ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, कि हम आपस में एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं। सर आपका 25 साल से ज्यादा, शायद मेरी उम्र से भी ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री में। मैं ये चीज जानना चाहूंगी सर कि आपने अपने करियर में बहुत सारे, चाहे वो फ्रेशर्स की हायरिंग हो या 600 लेवल्स की हायरिंग हो, आपने एज एन एचआर लीडर के सब कुछ देखा है। जब कोई कैंडिडेट सर आपके टेबल पे आता है तो आप उसकी पर्सनालिटी पे, उसकी बिहेवियर पे क्या वो चीजें देखते हैं जिससे उसका सिलेक्शन होता है? देखो, कोई भी एचआर वाला एटीट्यूड ना तो देख सकता है और ना पहचान सकता है। ट्रू। मतलब आप 20 मिनट किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो और मान लो आपका एटीट्यूड है भी सही। हर एक आदमी का एक एटीट्यूड होता है। सही एटीट्यूड पहचानना, कुछ लोगों का इंटरव्यू में निकल के आ जाता है, कुछ लोगों का नहीं आता। जी हाँ। बाकी जब आप काम करना शुरू करते हो तो समझ में आता है। उसके लिए एचआर वाले काफी सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, बट मैं ये आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन कैसे होता है। सो सिलेक्शन जो है वो इस चीज के ऊपर होता है कि क्या आप काम कर सकते हो जिस काम के लिए आपको लिया जा रहा है, और क्या आप वो काम करना चाहते हो। सिर्फ यही दो चीज के ऊपर सिलेक्शन होता है। उसके बाद एटीट्यूड और बाकी सारी चीजें आती हैं। तो जैसे हम अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जब आपके सामने कोई बैठा है और बात कर रहा है, तो आपने उससे कोई भी सवाल पूछा तो वो उस सवाल का कितनी कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा है। अगर आपका एरिया है और आप ठीक से बता पा रहे हो कि हाँ, जैसे मान लीजिए हमको किसी को मशीन लर्निंग के लिए हायर करना है, सो हम उससे अगर पूछना शुरू करते हैं कि अच्छा ये बताइए मशीन लर्निंग में आपने कितने तरीके की मशीन लर्निंग की। सो क्या आप ये एक सवाल का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अभी अगर मेरे को मशीन लर्निंग के लिए कोई लेना है, तो आप ये मान के चलो कि अगर मैंने उस आदमी को मशीन लर्निंग करने के लिए छोड़ दिया,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये एक पीस होता है। दूसरा पीस होता है कि आप काम कर सकते हो पर आप अपना काम बता ही नहीं पा रहे हो। अब ये एटीट्यूड नहीं है, ये क्या है, ये आर्टिकुलेशन है। और Exactly. बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी बात समझा नहीं पाते हैं। आप ये बताना चाहते हो कि देखो सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, पर आप इस तरीके से बता नहीं पा रहे हो, या कोई एक्चुअली हम लोग डिजिटल में चले गए और बहुत टेक्निकल बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं सब लोगों को समझ में आएगी नहीं कि नहीं आएगी। तो कोई सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अ, तो इसको इस तरीके से बता सकते हैं, देखो अभी जैसे मेरे को ही आर्टिकुलेशन में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करते हो कि आप ना डिसाइड करके जाते हो कि जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है उसके अंदर पॉइंटर्स बना लें कि अच्छा ये चीज करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है, तीसरा तरीका ये होता है। अगर आप पॉइंटेड तरीके से आंसर देते हो तो आपका आर्टिकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। सो आप पॉइंटर्स बना के अपनी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि जहां पे अ, अगर आपसे वो पूछ रहा है कि मान लो आपके सामने शेर आ गया, तो आप क्या करोगे, तो आपको मालूम है आप क्या करोगे कि आप भाग जाओगे। पर अभी आपको ये जवाब देना है और आप पॉइंटर्स के तरीके से देना चाहते हो, तो पहला ये है कि शेर आएगा, आके आपको खा जाएगा। दूसरा ये है कि पास में पेड़ होगा, आप पेड़ के ऊपर चढ़ जाओगे। तीसरा है आप वहां से भाग जाओगे ना। अभी यहाँ पे जैसे हम पॉइंटर्स के तरीके से बात कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ऐसे ही कि अच्छा शेर आएगा, कौन सा जंगल है, किधर है, यहाँ में अ, ऐसा तो होता ही नहीं है कि शेर आ जाएगा। तो मोमेंट आप कंफ्यूज होने लगते हो या इस तरीके की बात करते हो जो, अभी अगर आप ये इसको ये मत समझे कि ये ऐसे हवा में कोई एग्जाम्पल है। अगर आप फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम इंटरव्यू ले रहे हो और आपसे ये पूछा जाता है कि शेर आ जाएगा तो क्या करोगे, उसमें ये है कि यू विल स्टैंड योर ग्राउंड और यू विल रन अवे। तो जनरली क्या होता है कि इफ यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, जैसे हाथी के सामने यू कैन स्टैंड योर ग्राउंड, और कब भागना है कब नहीं भागना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा फर्स्ट आई विल, अवतार मूवी आपने देखी होगी, उसमें वो उसको समझाता है ना, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, वो आके चीखेगा अगर आप अपना ग्राउंड पकड़ के खड़े हो तो आप, देन यू आर सेफ। अगर आप भागना शुरू करोगे तो वो आपको मार देगा। सो सेम तरीके में आप अपनी बात, अगर आपको सब्जेक्ट मैटर मालूम है तो अपनी बात आप सामने वाले को समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके अलावा एक ये है कि आप अपनी बात समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो। दूसरा ये है कि जब सामने वाला सवाल पूछ रहा है, क्या आप सुन रहे हो और उसका सवाल समझ के उसके सवाल का जवाब दे रहे हो, या सामने वाले ने पूछा कि अच्छा आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप बता रहे हैं कि अ, मेरी ना फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है ना। देखो क्वेश्चन का आंसर ठीक है, पर सामने वाला फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है तो आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे उसने सवाल क्या पूछा है, आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो 10 कंपनी हो सकती है। वन इज आपकी कंपनी में अपॉर्चुनिटी है इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपकी कंपनी की अपॉर्चुनिटी मेरे एक्सपीरियंस के साथ मेल खाती है, यहाँ पे आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है वो मेरे स्किल सेट के साथ मैच करता है। ज्यादातर कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ के ही नहीं जाते कि ये कंपनी करती क्या है। आप पूछो आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो they will not talk about के why they want to join that organization. They will talk about ये कंपनी क्या करती है आपको मालूम है, तो उससे ये पता चलता है आपका इंटरेस्ट नहीं है। Exactly. इसको लोग एटीट्यूड समझ लेते हैं।
सो अभी इसको आप एटीट्यूड मान के उसके ऊपर एक जजमेंट पास कर सकते हो कि ये बंदा सीरियस नहीं है। सो मे बी आपको अचानक से पता चला, आप अचानक वहां पहुंच गए, वो भी एक कारण हो सकता है। मे बी आप कंपनी के बारे में पढ़ नहीं पाए, आपके घर वालों ने आपको फोर्स किया कि आप चले जाओ, आपका स्किल सेट है, बट आप नहीं समझ पाए, पर सीरियसली आप काम करना चाहते हो। सो वहां पे मिस जजमेंट भी हो जाते हैं। पर अगर आप तैयारी के साथ जाते हो इंटरव्यू में, तो चांसेस हैं, क्योंकि वो भी जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको किसी को लेना है, और वो उसको लेना चाहते हैं जो कंपनी में काम करना चाहता है, जो आपकी बात ध्यान से सुन रहा है, अपनी बात समझा पा रहा है, और वो जो काम है वो कर सकता है। थोड़ी बहुत डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए, कि डिजिटल स्किल्स में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए। आपको अगर डिजिटल टूल्स पे काम करना आता है, डिजिटल टूल्स भी मैं बहुत बड़े बड़े शब्द यूज कर रहा हूँ, आप अगर वर्ड एक्सेल पे काम कर सकते हो, आपको इंस्टा फेसबुक चलाना आता है, दैट इज अ गुड डिजिटल स्किल। और जैसे एक्सेल भी बहुत बड़ी चीज हो गई, किसी से भी पूछो एक्सेल आती है, बोले हाँ आती है। एक्सेल में इट इज अबाउट, आप फॉर्मूलाज पे काम करते हो क्या, एंड देर आर स्पेसिफिकली फ्यू फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड बाय इंडस्ट्री पीपल वाइडली, कि आप वी लुकअप आपको आता है करना कि नहीं आता है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या आपको उसके बारे में पता है, या आपने लार्ज डेटा सेट पे काम किया है कि नहीं किया है। और ऐसा नहीं कि ये स्किल्स समझ में आने में बहुत समय लगता है। आप अगर 3-4 दिन बैठोगे और एक डेटा सेट के साथ काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा होगा नहीं है। आप कंपनी के अंदर जाके भी वो चीज सीख सकते हो। पिवट टेबल बनाना मतलब हार्डली, अगर आपको आता है तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। सो अभी ये जो चीजें हैं, आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना आता है, आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो टूल्स हैं उनको यूज करना जानते हो, तो काफी सारे चीज जॉब्स में ये चीजें हैंडी हो जाती हैं। अभी अगर कोई आपको कस्टमर सर्विस के लिए ले रहा है और आप ठीक से बात नहीं कर सकते, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। सो यू हैव टू डिफाइन। कुछ लोग लिख अच्छा लेते हैं, कुछ लोग बोल अच्छा लेते हैं, और कभी भी इस चक्कर में नहीं आना चाहिए कि मैं जब बात कर रहा हूं तो मुझे इंग्लिश में बात करनी है और इंग्लिश में ही बात करनी है। मैंने देखा काफी सारे कैंडिडेट्स इस प्रेशर में रहते हैं, भले ही टेक्निकली वो बहुत अच्छे हों या अपने काम में बहुत अच्छे हों, पर वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली सर, मेरा भी अगला सवाल यही होने वाला था कि इंग्लिश और हिंदी को लेके जो डर लोगों के मन में आ जाता है कि इंग्लिश मतलब बहुत बड़ा उनको कुछ लगता है, तो कैसे ये चीज को फिगर आउट करें? सो देखो, अगर जो जॉब है उसमें अभी इंडिया की जो सिचुएशन है, या हमारे देश की जो सिचुएशन है, वहां पे इंग्लिश समझना थोड़ा बहुत सबको आता है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं तो एवरेज निकालना सबको आ गया है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ तो सब लोग लेते हैं, भले ही हम लोग फ्लुएंटली बोल नहीं पाते। मेरे भी बचपन में यही प्रॉब्लम थी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और मैंने 12th अपना हिंदी मीडियम से ही किया है। तो मेरी पहली कंपनी ज्वाइन करने तक मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ होती थी। इनफैक्ट जब मैं बी फोर्थ ईयर में था और मेरा इंटरव्यू हुआ था टाटा मोटर्स के लिए, तो मैं इंटरव्यूअर्स के पास गया और मैंने उनको जाके बोला कि सर, क्या आप मेरा इंटरव्यू हिंदी में ले सकते हैं? सो मेरे एक आध दो फ्रेंड्स ने मेरे को बोला भी था, ये यू हैव डन अ सुसाइड, के जाके इंटरव्यूअर्स को बोल दिया कि आप हिंदी में ले सकते हैं। मैंने कहा मुझे अपना सब्जेक्ट मालूम है, अभी ये जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ये इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश भी यूज कर रहे हो दैट्स परफेक्टली फाइन। पॉइंट है आपकी बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए और आपकी भाषा में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। मोमेंट आप अपनी भाषा छोड़ के
किसी दूसरी भाषा में बात करना शुरू करते हो और आप अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ नहीं समझा पाते हो, तो सामने वाले के मन में ये डाउट आता है कि इसको अपना सब्जेक्ट मालूम है कि नहीं। तो आपका रिजेक्शन भाषा के बेसिस पे नहीं होता है, आपका रिजेक्शन होता है आपके कॉन्फिडेंस के बेसिस पे कि इसको ये काम ठीक से आता है कि नहीं आता है, और ये काम ठीक से कंपनी के अंदर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप पहुंच भी गए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां सारे इंग्लिश बोलते हैं और आप नहीं कंफर्टेबल, तो आप बाद में जाके परेशान होंगे। तो उससे बेटर है कि यू शो योर ट्रू सेल्फ एंड यू टॉक अबाउट कि अच्छा मैं इस सवाल का हिंदी में जवाब दे सकता हूँ। अगर सामने वाला बोलता है नहीं आपको इंग्लिश बोलनी है, देन यू डू इट इन इंग्लिश और वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद। कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश बोलना है, आप मलयालम भी बोल सकते हो। अगर आप केरला में इंटरव्यू दे रहे हो और सामने वाला मलयालम समझता है, तो आप मलयालम में बात करके मलयालम में अपनी बात समझा सकते हो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, मुझे आपकी बात समझ में आए। सो बिल्कुल उस चीज को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे आप आगे जाते हैं तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज समझना इम्पॉर्टेंट है, और धीरे धीरे जब आप समझ लेते हो, बात करना शुरू करते हो, तो एज यू मूव फॉरवर्ड तो अपने आप प्रैक्टिस के साथ भाषा बोलनी आ जाती है, कोई भी भाषा हो। अगर आप सीखना चाहते हो और आपको लगता है कि वो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो आप उसको सीखना शुरू करो, आगे बढ़ो उसके साथ, पर भाषा को कंस्ट्रेंट मत बनाओ। तो मेरे को भी कम से कम 7-8 साल लगा था जहां पे मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पा रहा था। फ्लुएंटली तो नहीं बोलूंगा, मैं कंफर्टेबल था कि मैं इंग्लिश में सोच नहीं पा रहा था और मैं इंग्लिश में बात भी कर पा रहा था। एक ये है कि सामने वाले ने सवाल पूछा और मैं पहले दिमाग में हिंदी में जवाब दिया और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन शुरू किया। दूसरा ये होता है कि मैंने पहले ही उसका जवाब ही मेरे दिमाग में इंग्लिश में आया। आपने हिंदी में बात करना शुरू किया तो मैं अपने बचपन में पहुंच गया, मैं आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। आप अगर इंग्लिश में बात करना शुरू करते तो मैं आपसे इंग्लिश में बात करता। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपकी ऑडियंस ऐसी होगी जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करती होगी, तो इसलिए आपकी ऑडियंस की सुविधा के लिए मैं ये इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। सर आपकी इस जवाब ने ना बहुत सारे लोगों के आज मन की उलझन को दूर कर दिया होगा, क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी को लेके बहुत से सवाल आते थे। खास तौर पे उनके सवाल मुझे सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग लगते थे सर, उन हाउस वाइफ्स के जो कि अपने शादी के बाद अपने करियर को फिर से शुरुआत करते हैं। तो उनके अंदर बड़ा एक हिचक का पॉइंट होता है। खास तौर पे वो बच्चे, जैसे आपने बताया कि आपने 12th तक हिंदी मीडियम किया, बहुत से बच्चे आज भी हैं जो हिंदी मीडियम पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने उनके मन की उलझन को एकदम अच्छे से यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है सर। मेरा एक और आपसे ये सवाल रहेगा सर, गैप को लेके मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया कि कुछ हाउसवाइफ्स होते हैं जो वापस अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक गैप हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग आज देखते हैं तो 25% जो लर्नर्स हैं हमारे, या जो लाइक हायर स्टडीज पे एडमिशन ले रहे हैं, तो डेटा के अकॉर्डिंग 20 to 25% लोग हैं। बाकी जो रिमेनिंग हमारा मास परसेंटेज है 65, मोर देन 65%, जो कि बीकॉम बीबीए इस बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि नॉन टेक है। लेकिन ज्यादातर डिमांड्स अभी टेक की तरफ है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टेक्निकल साइड में, लेकिन इनके मन में यही चीजें रहती है कि क्या हमको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करेगी, क्या हमारा गैप जो है वो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है सर कि स्किल्स सर्वोपरि है, उसके ऊपर शायद ही कुछ ये चीजें मायने रखती हूँ, लेकिन एज एन एचआर लीडर मैं आपसे भी ये जरूर जानना चाहूंगी। देखो, हम सभी लाइफ जीते हैं, तो लाइफ में क्या है, गैप हो सकता है। पॉइंट इज, जब आप इंटरव्यू में हो आपको ये समझाना होता है कि वो गैप क्यों था। अगर आप अपने गैप को जस्टिफाई कर सकते हो और ये समझा सकते हो कि हाँ, अब देखो जस्टिफिकेशन ऐसा नहीं है कि आपको कोई फैंसी जस्टिफिकेशन बताना, आपको एक जेन्युइन जस्टिफिकेशन बताना। मेरे को एक कैंडिडेट ने बोला था कि सर मैं पढ़ाई कर रहा था,
उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा इमैच्योर था, मुझे नहीं समझ में आया कि मेरे को लाइफ किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मैंने कुछ और करना शुरू किया, वो वर्कआउट नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मेरे को अभी इधर फोकस करना है और अभी मैं पूरी लगन के साथ इधर पढ़ाई किया हूँ। यहाँ पे अ, इस द इस दिशा में या इस डायरेक्शन में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। प्रॉपरली समझ में आता है। एक और कैंडिडेट मिला मेरे को जो इसी तरीके से गैप की बात कर रहा था, तो वो जेन्युइन इशू के घर में प्रॉब्लम हो गया था। अ, मेरे फादर का कुछ इशू था और मेरे को मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से विदेश मूव हो जाऊँ अपनी बहन के पास। तो मैं अपने फादर को लेके वहाँ चला गया, वहाँ कुछ वर्कआउट नहीं हुआ तो मैं वापस आ गया। अभी मैं नौकरी खोज रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि आपके यहाँ जो काम है वहाँ मेरा स्किल सेट बिल्कुल मैच होता है। तो जहाँ पे आप सामने वाले को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसको जेन्युइनली बता रहे हो। और देखो जेन्युइनली बताने का मतलब होता है OMG 2 देखी होगी आपने। जी हाँ। तो कहते हैं ना भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ऐसी भाषा में समझाओ जो सुनने में खराब नहीं लगे। तो गैप को इशू बनाने की बजाय आप गैप को प्रॉपरली समझा दो कि इस वजह से गैप है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम गैप लेते हैं ना तो हमारे मन के अंदर एक बात आ जाती है कि हम अभी उतने अच्छे नहीं रहे और कोई दूसरा है जो हमसे ज्यादा अच्छा है। और ये मैंने देखा है काफी बार, जो स्पेशली हाउसवाइफ्स हैं जो इंटरव्यूज के लिए आती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने या तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है या मतलब उनके पास स्किल सेट ही नहीं है। जबकि होता है क्या है, एक बार स्किल सीख ली तो बस खाली वो उसके ऊपर से धूल हटाने की बात होती है। तो अभी अगर वो कर लिया तो उसके बाद आपको दोबारा ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो मन से वो हानि भाव निकालना, वो भावना निकालना, हानि भाव नहीं हीन भावना निकालना अ, बहुत जरूरी होता है। आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अभी क्या है कि नेचुरल सा प्रोसेस है। मान लीजिए बिकॉज ऑफ मैटरनिटी या अपने बच्चों के लिए आपने ब्रेक लिया और 5 साल का ब्रेक ले लिया, उसके बाद आप वापस आना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज हीन भावना निकाल दो। दूसरी चीज एक और चीज मैंने देखी है जो हम करते हैं कि हम वो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि मेरे साथ जो काम कर रहा था उसका अभी सैलरी उतना हो गया है, तो मेरे को भी उतना ही सैलरी चाहिए। तो अभी क्या होता है, उसका स्किल सेट 5 साल में एक डायरेक्शन में बढ़ा, आपका स्किल सेट एक दूसरी डायरेक्शन में बढ़ा, आपका स्किल सेट मान लीजिए पेरेंटिंग में बढ़ा। अभी या तो ये है कि आप कोई पेरेंटिंग कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे उस चीज का बेनिफिट होगा, बट अगर आप रेगुलर नॉर्मल फील्ड में जाना चाह रहे हो तो एक पे डिस्पैरिटी आती है। आपको पहले मन के अंदर वो एक चीज क्लियर रखनी चाहिए कि सबसे पहले आई विल गेट इन टू दिस फील्ड। देखिए कोई भी आपको अगर जॉब दे रहा है तो वो इस चीज के ऊपर दे रहा है कि आप क्या काम करोगे और उस काम के कितने पैसे मिलते हैं। मोमेंट आपका वो गैप वाला इशू सॉल्व हो गया और आपने जॉब ले लिया, देन उस जॉब के बेसिस पे आप अपने आप को प्रूव करते हो। और मे बी अगर आपका स्किल सेट जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उससे बेटर है तो या तो उसी जॉब में वो मैच हो जाता है या फिर थोड़े दिनों में आप ट्रांजिशन कर लेते हो और दूसरे जॉब में कोई भी आपको वो कॉम्पनसेशन लेवल मैच करके देने को तैयार हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। इसको इस तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं कम पैसे पे क्यों जाऊं। देखो कम कम या ज्यादा पैसा कुछ नहीं होता। आप ये मान के चलो कि अगर आप अ, आपके पास स्किल सेट है कि आप डिजाइन कर सकते हो, तो आप अपवर्क पे जा सकते हो, आप अपनी शॉप शुरू कर सकते हो और आप फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हो। अभी जब आप फ्रीलांसर की तरह काम करते हो
तो अपना प्राइस आप खुद डिसाइड करते हो, एंड लोग ये डिसाइड करते हैं कि उस प्राइस पे वो आपको हायर करना चाहते हैं कि नहीं हायर करना चाहते हैं। कंपनीज के साथ भी वैसा ही होता है। तो जैसा आपका बिहेवियर अपवर्क पे होगा, अगर आप बिल्कुल वैसा एटीट्यूड रख के चलोगे, डेफिनेटली आपको काम मिलेगा और डेफिनेटली लोग आपके काम में इंटरेस्टेड होंगे। इनफैक्ट जिन लोगों ने पहले काम किया है और ब्रेक के बाद आना चाहते हैं, काफी सारी कॉर्पोरेट्स ऐसे कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड होती हैं। और कुछ कॉर्पोरेट्स के तो इस तरीके के प्रोग्राम्स भी हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट्स हैव दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, जहाँ पे जो हाउसवाइफ्स, नॉट ओनली हाउसवाइफ्स, जो वर्किंग वुमेन हैं, उन्होंने ब्रेक लिया है और वापस आना चाहती है, या इवन हाउसवाइफ्स हैं जो काम करना चाहती हैं, उनके लिए दे हैव प्रोग्राम्स और स्पेसिफिक जॉब्स जहाँ पे वो अप्लाई करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज हो रही है अभी हिंदुस्तान में। सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट, ज्यादा से ज्यादा विमेन जो हैं वो वर्कफोर्स में जुड़े और कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, ये उनके लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। सर, आपसे बात करते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ्स की कोई बहुत मोटी वाली किताब के बहुत जटिल सवालों को किसी ने बहुत आसान भाषा में एकदम अच्छे से हिंदी में हम सबको समझा दिया। और जैसा कि आपने भाषा के बारे में बोला, मेरे को उर्दू के एक पोएट हैं वसीम बरेलवी जी, उनकी बात याद आती है कि कब कहाँ कौन सी बात कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो जो आपने इंटरव्यू को लेके हमें जो बताया स्टूडेंट्स को कि वास्तविक रहो, बहुत ज्यादा हमें आडंबर और उन चीजों की जरूरत नहीं है, जितनी सरलता से वास्तविकता से और जितनी सरल अभी आपकी मुस्कुराहट से हम लोग ने चीजों को सीखा है, मुझे लगता है कि शायद ये पर्याप्त होता है। लेकिन आखिरी तौर पे मैं कॉन्वर्सेशन को, आधे घंटे का मेरे पास समय था लेकिन मैं बढ़ाते बढ़ाते एक आखिरी मेरी रिक्वेस्ट ये है सर कि जब हम लोग लाइफ की बात करते हैं, ये सारी प्रोफेशनल चीजें, पैसा कमाना, ये एक तरफ हिस्सा है, उसके साथ साथ हमारे जीवन का भी एक और हिस्सा होता है जहाँ पे हम अपनी फुलफिलमेंट की बात करते हैं। जब मैं आपको देखती हूँ कि आप लिखते हैं, आपके बेसिकली लेक्चर सुनना या आपकी किताबों को पढ़ना, तो सर आप जैसे अपने लिए एक समय निकालते हैं, वैसे बहुत सारे लर्नर्स जब इस तैयारी के दौरान पे होते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी आती है कि नहीं हो रहा है सिलेक्शन, और बहुत सारी चीजें इस तरह की फेस करते हैं। तो उनके लिए अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें या ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें, उस नोट के साथ हम इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहेंगे सर। सो प्लीज। ये ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज पूछी है आपने। वो क्या होता है कि कभी कभी ना समय बहुत मुश्किल होता है, और जब समय मुश्किल होता है तो उस समय अ, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे कैंपस में 300 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। और क्या होता है ना, राउंड्स होते हैं। तो पहले राउंड में अच्छा 150 स्टूडेंट्स की जॉब लग गई, दूसरे राउंड में और 50 की लग गई, उसके बाद और 50 की लग गई। एंड यू आर थिंकिंग मैं पूरे बैच में सबसे ज्यादा खराब हूँ क्या? और दिमाग में अपनी काबिलियत को लेके क्वेश्चन मार्क आने लगते हैं कि अच्छा मेरी भाषा अच्छी नहीं है मे बी इसके लिए, या मेरा टेक्निकल अच्छा नहीं है, या मैं ही अच्छा नहीं हूँ, या मेरे ग्रह अच्छे नहीं हैं। सो ये सारी बातें आती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, आपके पास कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए या आपके पेरेंट्स होने चाहिए जो आपके बारे में सोचते हैं, उनके साथ बैठ के उनका सपोर्ट लेके। तो इस टाइम पे ये इमोशनल और मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और देखो टाइम कभी एक सा नहीं रहता है। जब अच्छा टाइम नहीं रुकता है तो इसका मतलब ये है कि बुरा टाइम भी रुक नहीं सकता। सो थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है। अगर आप धीरज के साथ आराम से अपने पथ पे चले चलेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अपने साथ ऐसे लोग रखिए जो जब आप निगेटिव हों तो आपका वो ढाढ़स बंधा सकें, आपको प्रॉपरली उस समय गाइड कर सकें, जिस समय आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, जिस समय आपको लग रहा है कि अरे अभी तो दुनिया में सब खत्म हो गया है, और जो आपको आपकी काबिलियत के बारे में ये एहसास दिला सकें कि नहीं तुम यूजफुल हो, वैल्यूएबल हो,
और जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस मेहनत करते जाओ और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और बाकी सब अपने आप ठीक ठाक हो ही जाता है। और अगर नहीं हुआ तो समझ लो कि ये दी एंड नहीं है। डेफिनेटली ये दी एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है वाली चीजें हैं। सो बेसिकली सर मुझे तो इतना समझ में आता है कि बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन जब देखा जाए आंका जाए तो उस शब्द के अर्थ, भाव, उसके इमोशन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मेरे पास भी आपके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, धन्यवाद। और ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, आप इसको इंटू 50,000 जरूर कर लीजिएगा इस थैंक यू को। जो हमारी लर्नर्स कम्युनिटी है, हमारी टीम है, तो सर एक बार तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया कि आपने आज समय निकाला और इतने अच्छे से आपने हमारी लर्नर्स कम्युनिटी को गाइड किया। वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू सर। आई एम ग्रेटफुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल टू यू। एंड आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए मेरी आवश्यकता हो तो आप बेझिझक कॉल कर लें। देखिए, ये जो चीज है, अगर हम सारे देश को आगे बढ़ा पाए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आप अभी कह रहे थे ना कि आप बहुत सारी चीजों पे काम करते हो, तो काम इसलिए किया जाता है ताकि आपके जीवन में खुशी रहे। और मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब मैं किसी को देखता हूँ जो आप जैसा काम कर रहा है। मुझे इच्छा होती है कि मैं फुल टाइम ये क्यों नहीं कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। एंड फिर मुझे समझ में आता है कि एक तरफ मैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें मेरा काम, मेरी जॉब बहुत हेल्प करती है मुझे। क्योंकि हम जिस तरीके से देश को अभी इनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट है। एंड जब ये काम खत्म होगा तो मैं फुल टाइम वही करना चाहूंगा जो आप अभी कर रहे हैं, ताकि हम देश की युवा पीढ़ी को समझा पाएं, आगे ले जा पाएं। क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत सुनहरा मौका है, जहाँ पे हम अ, विश्व के इतिहास में ये लिख सकते हैं या वहां पहुंच सकते हैं जहां पहले कभी हमारा देश हुआ करता था। हम वापस इसे सोने की चिड़िया बना सकते हैं। So, ऐसा लग रहा है मुझे कि जब इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं, हर दिन निराश होते हैं और टीम को उतनी ही मोटिवेशन के साथ जाके बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा, विल बी देयर। तो आज ऐसा लग रहा है कि घर के किसी बहुत बड़े इंसान ने, एक मेंटोर ने आके मुझे ये बात कह दी, जो शायद जब टफ टाइम आएगा तो मुझे ये बातें जरूर याद आएगी। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ सर, और एक बार फिर से आपका बेहद बेहद शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।